हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पेपर 1 जो आपका कंपलसरी पेपर है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस से तैयारी कर रहा है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम जो पहला क्वेश्चन है ये मैच करने का है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो पेपर 1 में एक यूनिट है ना, कम्युनिकेशन, संचार, उससे लिया गया है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन से लिया गया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन डाले हैं। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन और एज इट इज वो फिर उसी का हिंदी वर्जन है, तो आप उस हिंदी को भी देख लेना। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन एलिमेंट्स है इधर, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस पार्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल मतलब मैंने आपको कोई मैसेज अभी मैं बोल के आपको कुछ मैसेज दे रहा हूं। ठीक है ना फ्रेंड्स, दे रहा हूं, तो इसमें कुछ कौन से पार्ट से कौन सी चीज डिपेंड करती है ये आपको आंसर करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार सामने आ जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उस लेवल का मेरे हिसाब से हम सोच नहीं पाते होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले है सेंडर। सेंडर को किसके साथ मैच करोगे इसमें आप बताओ। सेंडर को ब्रेन के साथ करोगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ब्रेन दिमाग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होती है, विद्युत चुंबकीय जो आवेग होता है, कोई भी तरंग होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में चलती है ऐसे। ठीक है। और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये होता है नर्वस सिस्टम। जैसे आप में नर्वस सिस्टम है ना, एक्चुअली में कोई गर्म लग गया या ठंडा लग गया, तो एज ए मीडियम वो काम करता है। ठीक है। आप कोई ठंडा लग गया हो या आपको बहुत गर्म लग गया हो, तो आप सोचते हो क्या यार गर्म लग गया, इस हाथ को हटाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है एकदम से हटा देते हो, क्योंकि वहां कौन काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम एज ए मीडियम काम करता है। और सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन है जैसे स्किन हो गया, आपका नोज हो गया, ठीक है, टंग हो गया, ये सारे क्या, ईयर हो गया, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे मैच करने हैं, ये चारों चीजें इधर से मैच करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेंडर को आप किसके साथ मैच करना चाहोगे, सेंडर को करो। सेंडर क्या होगा, कोई सेंड, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो बाई टंग सेंसरी ऑर्गन हो गया ना, या फिर स्किन से आपको टच किया, टच करके कुछ मैसेज देना। ठीक है ना, एम्पैथी दिखाना, तो ये चीज क्या है, यानी कि कोई भी सेंडर होगा या फिर यहाँ पे सेंडर का जो लिंक होएगा वो किसके साथ होएगा, सेंसरी ऑर्गन के साथ। ठीक है ना, किसके साथ होएगा, सेंसरी ऑर्गन से आप क्या एज ए सेंडर काम करता है कौन, सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है। तो ए के साथ 4 आ गया। आपको बात समझ में आ गई क्या, मैं बोल क्या रहा हूँ। प्लीज चित्त को रिलैक्स रखे, शांत करके अपने आप को सुनना मैं क्या बोला है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद रिसीवर, अब मैं कुछ बोल रहा हूं, कौन रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, आपका ब्रेन। कौन रिसीव कर रहा है, आपका ब्रेन। ठीक है। तो रिसीवर यहाँ क्या हो गया, ब्रेन हो गया। रिसीवर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेन हो गया। समझ में आ गया। और मैसेज, और मैंने कहा कि मैसेज होते हैं या फिर कोई भी जैसे कुछ भी चीज जा रही है वो तरंगों के रूप में जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये भेज रहा हूं आपके पास, ये तरंग आ रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेग होते हैं, जैसे ऐसे चल रही है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव विद्युत चुंबकीय आवेग होते हैं। तो मैसेज क्या होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस होते हैं, आवेग। ठीक है। और मीडियम, मैंने आपको कई बार बोल दिया, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो तंत्रिका तंत्र है, एज ए मीडियम काम करता है, एज ए माध्यम के तौर पे काम करता है। हमारे बॉडी में ना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, पता होता है सिस्टम क्या होता है, सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका। ठीक है, सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम बात करते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो, नर्वस सिस्टम की बात करते हो, बहुत सारे सिस्टम है ना, और ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाता है, बॉडी बना लेता है, पूरा शरीर बनता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये चारों ऑप्शन कैसे मैच होंगे, समझ में आ गई। तो ए के साथ 4 आएगा, ए के साथ क्या आ गया, 4 आएगा। तो देख लेते हैं ए के साथ 4 कौन सा है। ए के साथ 4 सिर्फ एक में ही है, इसी में तो है, तो ये आंसर चला जाएगा थर्ड। कैसा चला जाएगा, थर्ड आंसर। आप सही बताना, आपको समझ में आया ना, प्लीज रिलैक्स रह के सुनना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन अपन ने इंग्लिश में देखा है एज इट इज, इसी क्वेश्चन को अपन हिंदी में देख लेते हैं कि ऐसा हिंदी में कैसे आता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है ना, वो थोड़ी हिंदी टफ आती है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना इसको।
इसमें क्या है, इधर संप्रेषण तत्व है और इधर है प्रक्रम या भाग का विवरण है। तो संप्रेषक, ठीक है, यानी कि सेंडर, ठीक है, संवेदी अंग हो गया, अग्राहक, ठीक है ना, यानी कि रिसीवर, क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया, मैसेज यानी कि संदेश, विद्युत चुंबकीय आवेग हो गया, माध्यम यानी कि मीडियम, केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, केंद्रीय स्नायु तंत्र, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। ये हो गया हिंदी में, आप लोगों को देख लिया ना, यही आंसर जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और इस आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग में बड़ी दिक्कत सी आ रही है। कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लो, तो लॉजिक की बात करते हैं। अरे आप बात करते हो ना, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जहां पे लॉजिक लगाया जाता है, जहां पे डाटाज नहीं होते, ठीक है ना, लॉजिक लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रेमिसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे कंक्लूजन है। तो ये बोला गया है कि जो ऊपर प्रेमिसेस दिए हुए हैं उसको देख के नीचे कौन कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ऊपर दो प्रेमिसेस दिए हुए हैं, ये बोला गया है कि इन प्रेमिसेस से जो नीचे 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ठीक है, ऊपर वाले प्रेमिसेस को देखे। चलो हम बनाते हैं। ऑल फैंस आर ट्यूब्स, ऑल फैंस आर ट्यूब्स। तो ये जितने भी ये फैन थे मेरे पास, ये फैन है, ये सारे के सारे फैन हैं, वो क्या है, ट्यूब्स है। तो इनको कवर कर लू मैं, अरे कर लू ना, लो ट्यूब्स हो गया, ठीक है, बना दिया। अब कह रहा है बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स, तो मैं बल्ब को अलग बना लेता हूं, ये बल्ब हो गए, ठीक है, और ये ट्यूब्स हो गए, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन इनमें नहीं है। ये 2 डायग्राम हमारे पास बन गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, ज्यादा बैंक पीओ की तरफ मत चले जाना, ठीक है। इस क्वेश्चन जो आते हैं अपने वाले उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है, इसमें देखना है कि इन डायग्राम को देख के आप कौन से सही कंक्लूजन बता सकते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि फैंस आर नॉट बल्ब्स, कि फैन है वो बल्ब्स नहीं है, फैंस आर नॉट बल्ब्स। तो देखो फैन और बल्ब में कोई रिलेशन है क्या, फैन आर नॉट बल्ब्स। देखो ट्यूब और बल्ब में रिलेशन है, ठीक है, ट्यूब और बल्ब में यानी रिलेशन नहीं है, यानी कि ये बोल दिया कि बल्ब्स है वो ट्यूब नहीं है। और पहला कंक्लूजन कह रहा है फैंस आर नॉट बल्ब्स। आप बताओ फैन है वो बल्ब हो सकता है क्या, आप खुद बताओ, फैन है वो बल्ब हो सकता है क्या। वैसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, फैन बल्ब हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे, अगर मान लो मैंने यहां बल्ब बना दिया, एग्जाम्पल के तौर पे यहां बल्ब बना दिया मैंने, तो सीधी सी बात है ट्यूब और बल्ब के बीच भी रिलेशन हो गया। अरे हो गया कि नहीं, यहाँ पे सारे के सारे बल्ब ट्यूब हो जाएंगे, जबकि ये आपको बोल रखा है कि बल्ब और ट्यूब में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो आप यहाँ भी फैन यहाँ भी नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, यहाँ पे बल्ब नहीं बना सकते, आप यहाँ पे भी बल्ब नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर ये कह दे कि यहाँ पे बल्ब बना दो, यहाँ पे बल्ब बना दो, अगर फैन और बल्ब का रिलेशन दिखाना है तो यहाँ कर दो। मैंने यहाँ भी अगर रिलेशन कर दिया तो ये जितने भी बल्ब हो गए ये ट्यूब हो जाएंगे, साथ में तो ये भी होगा। लेकिन आपको पता है बल्ब और ट्यूब में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप यहाँ भी नहीं बना सकते। अरे नहीं बना सकते ना यहाँ भी, तो ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि फैन और बल्ब भी नहीं हो सकते। फैन है वो क्या नहीं हो सकते, बल्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फैन को अगर बल्ब आप करते हो तो वो ट्यूब आ जाता है, और ट्यूब और बल्ब में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि फैंस आर नॉट बल्ब्स। तो ये बात आपकी सही है, इस कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो। समझ में आया ना, नहीं आया तो प्लीज एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। ऑल ट्यूब्स आर फैंस, ऑल ट्यूब्स आर फैंस नहीं है, ऑल फैंस आर ट्यूब है, तो ये तो कंक्लूजन गलत है, ठीक है। फैंस आर बल्ब्स, फैन है वो बल्ब है नहीं है, कहां है, फैन तो बल्ब है ही नहीं, तो ये भी काट दिया। नो ट्यूब्स इज बल्ब, कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है, ये बात ठीक है, बल्ब और ट्यूब में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी ठीक है। अरे है कि नहीं, ठीक है। तो ए और डी ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं बैंक पीओ की तरफ मत चले जाना, चीजें गलत हो जाएगी। यहां अपने लेवल की ही बात कर लेते हैं, यूजीसी नेट के पेपर 1 के वाली। ए और डी इज द राइट आंसर, ए और डी, ये ए और डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। आराम से सारी चीज, चित्त को शांत करके सुनना है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है अगर रिलैक्स होके बात करें तो।
हड़बड़ी दिमाग में रखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन हिंदी में है। आप हिंदी वालों प्लीज इस हिंदी में देख लो कि सभी पेन ट्यूब है, बल्ब ट्यूब नहीं है, और इसका ये कंक्लूजन है चारों। ठीक है, और इसका भी राइट आंसर क्या जाना था? ए और डी जाना था। ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। एक नीचे एक आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट को, एक तर्क वाक्य लिखा हुआ है, नीचे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट को पढ़ के आपको ये बतानी है कि इसमें कौन सी रीजनिंग है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो डिडक्टिव, इंडक्टिव, हाइपोथेटिकल, एनालॉजिकल, ये सारी रीजनिंग होती है, पता है ना आपको? चलो पता है आपको। तो राइटिंग ऑन पेपर इज सिमिलर टू राइटिंग ऑन द बोर्ड। ये कह रहा है राइटिंग ऑन पेपर, पेपर पे लिखना समान है किसके? राइटिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे लिखने के समान ही है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? सिमिलरिटीज की बात कर रहा है। ठीक है ना? किसकी बात कर रहा है? सिमिलरिटीज की बात कर रहा है। और जहां पर इस तरह की सिमिलरिटीज की बात करो तो इस क्वेश्चन को रट लो। ये यूजीसी नेट कोई ना कोई हर बार किसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेती है, तो इसका सीधा सा आंसर एक ही जाता है जहां पे सिमिलरिटीज की। आप अपने पापा जी जैसे हैं क्योंकि आप सारे दिन टीवी देखते हैं, तो सिमिलरिटीज के बेस पे कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि आपके पापा जी भी टीवी देखते हो, आप भी टीवी देखते हो, तो सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज पे कंपेयर करना क्या होता है? एनालॉजिकल होता है। तो ये भी यही बात कह रहा है कि पेपर पे लिखना सिमिलर है जैसे बोर्ड पे लिखते हैं। बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो सिमिलरिटी की बात कर रहा है, कंपैरिजन करके सिमिलरिटी की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पे कौन सी रीजनिंग होगी? एनालॉजिकल रीजनिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी रीजनिंग होगी? एनालॉजिकल। और कोई सेंटेंस भी समझ नहीं आता कई बार ना, तो इसी की तरफ चले जाना। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि यही रीजनिंग पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन सेम हुई है, हिंदी मीडियम में है, वो हिंदी वाले में। कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है। ठीक है, तो इसमें कौन सी पूछा है, कौन सी रीजनिंग है? निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, सादृश्यात्मक, आगमनात्मक। कौन सी है? सादृश्यात्मक। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हिंदी में हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी लॉजिकल रीजनिंग से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। द प्रोपोजिशन है ऑल लीव्स आर ग्रीन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। ये कह रहा है कि सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, नीचे लिखे हुए से किसके इक्विवेलेंट है इनमें? यानी कि इस लाइन के सेम ही नीचे लाइन लिखी हुई है, ऐसी कौन सी बात है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑल लीव्स आर ग्रीन, सारी की सारी पत्तियां क्या है? ग्रीन है। तो इसमें सिमिलरिटीज देखनी है, तो नो लीव्स आर ग्रीन नहीं, ये सिमिलरिटीज थोड़ी है। वो तो कह रहा है ऑल लीव्स आर ग्रीन, सर ये नहीं है। नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, तो ठीक है, तो ये नो से नो काट दो, इसका मतलब ये यही कह रहा है लीव्स आर ग्रीन। अरे समझ रहे हो कि नहीं कि कोई नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, यानी कि सारी की सारी क्या है? ग्रीन ही है। तो ये बात तो ठीक ही है, यही तो ऊपर कह रहा है कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, और ये कह रहा है नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, यानी कि नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, यानी कि लीव्स आर ग्रीन। यही तो कह रहा है, नॉन ग्रीन है, नो लीव्स है, तो लीव्स है तो वो क्या है? ग्रीन है। इसमें यही बात तो छुपी हुई है, तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इक्विवेलेंट है कि नहीं? ठीक है। नो लीव्स आर इन द अदर कलर देन ग्रीन, कि कोई भी जो लीव्स है वो ग्रीन के अलावा कोई कलर की नहीं है, यानी कि सारी की सारी ग्रीन है। और यही बात तो ऊपर कह रहा है ये कि वो लीव्स आर ग्रीन, तो ये दोनों बात सच है कि नहीं? नो ग्रीन इज लीफ, इसकी तो कोई बात है ही नहीं रही, तो इसका बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिमिलर है ना ये बी एंड सी, तो बी एंड सी कहाँ है? ये रहा फोर्थ, बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई ना बात? चलो प्लीज चित्त को शांत रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। ठीक है, और इसको मैं हिंदी में दिखा देता हूं। ठीक है, सभी तर्क वाक्य है, सभी पत्तियां हरित है। इसमें तर्क वाक्य कौन सा? समतुल्य है। कोई भी पत्ती हरी नहीं है, तो यह समतुल्य नहीं हो सकता। कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है, यानी कि सारी की सारी पत्ती क्या है? हरित है, तो यही तो ऊपर कह रहा है, इक्विवेलेंट है। कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है, सही बात है, सारी की सारी क्या करे? हरी तो है, तो ये हो गया बी एंड सी। हिंदी में ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना? ठीक है, तो कई बार ऐसे हिंदी में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आपको कई बार है ना पेपर देते टाइम नहीं क्लियर हो तो मीडियम चेंज कर लिया करो। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये भी कम्युनिकेशन से है। इन ए क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू, एक क्लासरूम में आप फीडबैक में डिले होता है, ये किसकी वजह से होता है? ठीक है ना, फीडबैक में डिले होना किसकी वजह से? फीडबैक जैसे आपको कोई क्लासरूम में पढ़ा रहा है और आपके फीडबैक में डिले हो रहा है, आप फीडबैक में देरी कर रहे हो, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो एक बेस्ट आंसर जाता है जहां पे सिमनेटिक शब्द दिख जाए ना, वहां चले जाया करो। सिमनेटिक नॉइज यानी कि शब्दार्थ नॉइज जहां पे होगा, यानी कि शब्द ही समझ नहीं आ रहे तो फीडबैक कहां से करेगा, क्या कहा पता ही नहीं तो फीडबैक क्या करें, तो इसी की वजह से डिले होता है, सिमनेटिक नॉइज की वजह से। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन हिंदी में है। कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? शब्दार्थ शोर, शब्दार्थ शोर इसका आंसर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे कतई ना भागें, ये मेरा विचार है। आप अच्छी क्वालिटी देखें, आपको लगे कि एक क्वेश्चन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छे से हमें चीज़ों को करना चाहिए, ये मेरी राय है। जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन आप प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेजमेंट रखें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन एक काम कर सकती है, वो ये कि आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो बिना टेंशन के अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को शांत रखें, सब बहुत अच्छा है, कोई बुरी चीज़ तो है ही नहीं और सब बहुत बढ़िया है। तो अपने चित्त को शांत रखते हुए काम करें अच्छे से, खुशी से, और कोई भी टेंशन हो तो मुझे बताना, व्हाट्सअप करना। और दूसरी बात कि एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूं कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, उन दोनों की रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।